हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा और आज क्या लेकर आए हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि क्लास 8 की मल्हार बुक हम आजकल पढ़ा रहे हैं और इसका अध्याय संख्या 3 है। तो आज का वीडियो है इसी चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। देखिए, क्वेश्चंस मल्टीपल में आएंगे ही आएंगे आपके पास में, ये श्योर है। चैप्टर रिलेटेड रहेंगे तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इनके फॉर्म्स को आपको समझना होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम चैप्टर नंबर 3 की एक आशीर्वाद कविता के एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। चलिए सबसे पहले आते हैं, दुष्यंत कुमार का जन्म कहाँ हुआ। तो जैसे मैंने बताया कि जीवन परिचय में आपको पढ़ाती हूँ, कब हुआ, 1933 में हुआ। कहाँ हुआ, उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हुआ। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको दिमाग में एकदम सेट करके रखनी है। तो ये आपको पता है कि कहाँ हुआ इनका जन्म, बिजनौर में, तो हम सही लगा देंगे। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, दुष्यंत कुमार का सबसे लोकप्रिय गजल संग्रह कौन सा था। कौन सा हमने आपको पढ़ाया था, साए में धूप। ये सबसे प्रसिद्ध गजल संग्रह था। ठीक है, तो सही क्या है, साए में धूप। नेक्स्ट आते हैं, कविता एक आशीर्वाद में कवि किसे आशीर्वाद दे रहा है। एक बूढ़े व्यक्ति को, एक बच्चे को, एक शिक्षक को या एक सैनिक को। तो सही क्या होगा, एक बच्चे को। ठीक, क्योंकि बच्चे के बारे में बात करी गई है। कविता में चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों का क्या अर्थ है। चांद तारों सी अप्राप्य, अप्राप्य का मतलब होता है जिसे हम पा नहीं सकते। प्राप्य, प्राप्त मतलब होता है पाना, अप्राप्य जिसे हम पा नहीं सकते। तो का अर्थ क्या है, छोटे सपने, असंभव लगने वाले बड़े सपने, रोजमर्रा की सच्चाई या प्रकृति की सुंदरता। तो जाहिर सी बात है, अप्राप्त सच्चाइयां यानी कि असंभव लगने वाले बड़े सपने, वो सपने जो हमें असंभव लगे। अब जैसे सोचिए, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, वो क्या थे, एक गरीब थे। ठीक है, एक छोटे से गांव में थे। कभी वो देश के राष्ट्रपति बनेंगे ये कभी उन्होंने, ये एक असंभव सपना था मगर उन्होंने देखा और पूरा किया। उसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी के पास में आ जाइए, वो स्टेशन पे चाय बेचते थे। कभी वो जिस देश में वो चाय बेच रहे हैं उसी देश के वो प्रधानमंत्री बनेंगे, ये भी एक असंभव सपना था, लेकिन उसे उन्होंने देखा और पूरा किया। तो ये क्या थे, चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयां, यानी कि असंभव सपने जिन्हें पूरा करना। कविता में उंगली जलाएं का भाव क्या दर्शाता है। खाना बनाना, कठिनाइयों से सीखना, खेलना या रोना। तो सही क्या है यहाँ पर, कठिनाइयों से सीखना। नेक्स्ट है, कवि ने सबसे पहले किस बात की कामना की है। सपनों के बड़े होने के, सम्मान की, जीवन की लंबी अवधि की या सफलता की। तो सबसे पहले क्या है, जा तेरे सपने बड़े हों। तो सपनों के बड़े होने की कामना सबसे पहले उन्होंने की थी। नेक्स्ट है, भावना की गोद किसका प्रतीक है। बालपन का, क्रोध का, शिक्षा का या प्रतीक का। तो भावना, बच्चा गोद में कब रहता है, जब वो छोटा होता है। तो यहां पर भावना की गोद का तात्पर्य है बालपन का। पृथ्वी पर चलना किसका प्रतीक है। गिरना, संघर्षशील जीवन, सैर करना या शांति का मार्ग। तो पृथ्वी पे, जब हम पृथ्वी पे चलते हैं, पृथ्वी हार्ड होती है, कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये क्या होता है, संघर्षशील जीवन, यानी कि चलने के लिए संघर्ष करना। चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयां किसकी ओर संकेत करती हैं। दूर की कठिन सच्चाइयों की, ज्योतिषी की, प्रेम की या विज्ञान की। तो जाहिर सी बात है, जो बहुत दूर है और कठिन है, उन सच्चाइयों की तरफ इशारा हो रहा है। रूठना मचलना किस प्रक्रिया का हिस्सा माना गया है। ज्ञान प्राप्ति का, संघर्ष और जिद का, पराजय का या परिपक्वता का। परिपक्वता यानी कि मेच्योरिटी। ठीक है, तो यहाँ पर संघर्ष और जिद किसका प्रतीक है, वो है संघर्ष और जिद का। यहाँ पर रूठना, रूठना यानी कि संघर्ष करना, हम रूठ जा रहे नहीं होगा, करेंगे। और मचलना, जिद करना कि नहीं मुझे वही पाना है, वही मुझे चीज चाहिए। कविता में हंसना, मुस्कुराना, गाना किसे दर्शाता है। कर्तव्य को, मनोरंजन को, जीवन की सहजता या भावनात्मक विकास को या दुख को। तो यहाँ पर हंसना, मुस्कुराना, गाना दिखाता है जीवन की सहजता और भावनात्मक विकास का। इसका मतलब क्या है, आप देखिए, सहज जीवन यानी कि जो नॉर्मल जीवन होता है उसमें हम हंसते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं, गाते भी हैं। ठीक है, ये हम सभी की नॉर्मल लाइफ होती है। अब भावनात्मक, अब भाव है, हम बहुत खुश हैं तो हंस रहे हैं। ठीक है, थोड़ा खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं तो हम गीत भी गा रहे हैं। तो एक तरीके से हमारे अंदर की भावनाएं निकल के आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो एक साधारण सा सरल जीवन और उसमें क्या है, भाव है।
ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हर दिए की रोशनी देखकर ललचाना किसे दर्शाता है? हर दिए की रोशनी को देखकर ललचाना किसे दर्शाता है? प्रकाश के प्रति आकर्षण, अज्ञानता, स्वप्न देखने की इच्छा या लालच। तो हर दिए की रोशनी देखकर ललचाने का तात्पर्य है स्वप्न देखने की इच्छा, यानी कि वो इतना, अगर जैसे मान लीजिए आपके आसपास कोई व्यक्ति बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है, सब कुछ है, बहुत उसका मान सम्मान है, तो आपको देखकर ललचाते हो कि मेरे पास भी कभी ऐसी प्रसिद्धि हो, लोग मुझे भी ऐसा कभी पसंद करें, है ना। तो उन जैसा हम बनने की कोशिश करते हैं, सपना देखते हैं, और जब सपना देखते हैं तभी उसके लिए संघर्ष करते हैं। कविता का स्वर किस प्रकार का है? भावनात्मक और प्रेरणात्मक, आलोचनात्मक, तटस्थ या उपदेशात्मक? पहले मैं इन सबका मतलब समझा देती हूँ आपको। भावनात्मक मानी इमोशनली, प्रेरणात्मक यानी कि इंस्पिरेशन, ठीक है। दूसरी चीज है आलोचनात्मक, जहां पर हम किसी की खामियां निकालते हैं, ठीक है, क्रिटिसिज्म जिसे हम बोलते हैं। फिर आते हैं तटस्थ, यानी कि किसी एक ही जगह पर टिके रहना, हम अपने सोच से बिल्कुल भी हटेंगे नहीं, उसको हम तटस्थ कहते हैं। फिर आते हैं उपदेशात्मक, जहां पर लोग एक दूसरे को उपदेश देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने क्या देखा कि यहाँ पर इस पोयम से हमें क्या मिल रहा है? प्रेरणा, इंस्पिरेशन भी मिल रही है और भावनात्मकता भी जुड़ी हुई है ना। तो सही इसका क्या होगा? भावनात्मक और प्रेरणात्मक। नेक्स्ट है, अपने पांवों पर खड़े होकर आश्रय क्या है? दौड़ना, आत्मनिर्भर बनना, ध्यान लगाना या चलना सीखना। तो अपने पैरों पे खड़े होने का तात्पर्य है आत्मनिर्भर बनना। कविता में दी गई प्रेरणा का मूल उद्देश्य क्या है? अब इसमें क्या चीज आपको बताई जा रही है? वास्तविकता से भागना, यथार्थ को स्वीकार कर आगे बढ़ना, आदर्शवाद का उपहास, सफलता का मुंह। तो कविता में दी गई प्रेरणा का मूल उद्देश्य है यथार्थ को स्वीकार कर आगे बढ़ना, यानी कि जो वास्तविकता है, जो हमारे पास चीजें घट रही हैं, उसको समझना, समझकर आगे बढ़ना। कविता में किस शैली का प्रयोग प्रमुखता से हुआ है? वर्णनात्मक, हास्यात्मक, संबोधात्मक या गद्यात्मक? तो अब यहाँ पर कवि क्या है? एक बच्चे को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो यानी कि उसको संबोधन दे रहे हैं, ठीक है ना। जा तेरे सपने बड़े हों, ठीक है ना, जा तेरे सपने बड़े हों, ठीक है, ये चीज बोला, तो यहाँ पर संबोधन है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कविता का शीर्षक एक आशीर्वाद किस भाव से जुड़ा है? प्रश्न से, आलोचना से, शुभकामना से या दंड से? तो जाहिर सी बात है आशीर्वाद, हम जैसे हम बोलते हैं खुश रहो, तो ये मेरी क्या है? मेरी शुभकामना है ना आपके लिए, है ना, ये मेरी इच्छा है, मेरी शुभेच्छा है आपके लिए। तो यह आशीर्वाद कौन सा भाव है? वो है शुभकामना का भाव है। नेक्स्ट आते हैं, जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें से कवि क्या कहना चाहता है? इससे क्या कहना जा रहा है? कल्पना से यथार्थ की ओर, यानी कि इमेजिनेशन से प्रैक्टिकलिज्म की ओर, धरती पर खेलना, गिरना या दौड़ना। तो जल्द पृथ्वी पर चलना सीखने से कवि कहना चाहता है कि अब जो चीजें तुमने सपने में देखी हैं, यानी कि जो तुमने लक्ष्य या तुमने डिसाइड किया कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो अब तुम उसे वास्तविकता में इंप्लीमेंट करो, यानी कि उसके लिए अब तुम संघर्ष करना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो, ये सारी चीजें। कविता में बालक की किस मानसिक अवस्था की बात की गई है? थकावट की, जिज्ञासा और विकास की, हिंसा की या अवसाद की? तो जाहिर सी बात है हम बात कर रहे हैं जिज्ञासा और विकास की, कि यानी कि क्यूरियोसिटी रहे और वो डेवलपमेंट करे। जब भाई हम क्यूरियस रहेंगे, अब जैसे उसमें बोला ना कि दिए से उंगली जलाए, तो बच्चा जो है वो दिए से क्यूरियस होता है और उसको छूने की कोशिश करता है तो वो जल जाता है। तो वहां पर क्या है? जिज्ञासा है, और उसी जिज्ञासा से वो चीजों को सीखता है और फिर आगे बढ़ता है। फिर उसे ये सीख में आ जाता है कि नहीं, ये दिया हमको जलाएगा। तो जब उसको ये समझ में आ जाता है तो फिर वो आगे की तरफ बढ़ता है कि हर एक चीज हमें छूनी नहीं है, हमें पहले उनको समझना है और तब चलना है। तो उसी तरीके से छोटा बच्चा जैसे जैसे चीज़ों को सीखता है, जिज्ञासा के थ्रू उसका डेवलपमेंट होते हुए वो आगे बढ़ता है। तो ये था हमारे बहुत ज़रा थोड़े से एमसीक्यूज थे, लेकिन पूरी कविता को कवर करने के लिए इनफ थे। तो चलिए अब ऐसे ही हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर इसी चैप्टर के हम वन शॉट रिवीजन को करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।